तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौरव इकोनॉमिक क्लासेस। मैंने प्लेलिस्ट बना दी। प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाइए, जो भी लेक्चर्स मैंने अपडेट करे हैं उसमें आप देख लीजिए कि जो भी लेक्चर्स आगे आएंगे सब उसी में ही अपडेट करूंगा मैं। ठीक है, मैक्रो की भी है और इंडियन की भी है। अब सबसे पहले चलिए पढ़ते हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। इसके पहले मैंने बता दिया था। तो बोल रहा है कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में काफ़ी ज़्यादा चेंजमेंट आए। कब? लिबरलाइजेशन में। लिबरलाइजेशन कब हुआ था? 1991 में हमारा हुआ था। ठीक है, लिबरलाइजेशन 1991 में हुआ था। तो लिबरलाइजेशन में हमने क्या करा था? अपनी इकोनॉमी को फ्री करा था। ठीक है, कई चीज़ों के से फ्री करा था, वही हम चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो लिबरलाइजेशन के आने के बाद हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में काफ़ी ज़्यादा चेंजमेंट आया। टैरिफ रेस्ट्रिक्शंस मॉडरेट कर दिए गए, मतलब बहुत ज़्यादा कम कर दिए गए। रेदर विड्रॉन फ्रॉम मैनी आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, और कई आइटम से एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट के जो आइटम्स थे उससे टैरिफ बिल्कुल भी कम कर दिए गए, बिल्कुल कम कर दिए गए, जीरो। टैरिफ मतलब क्या होता है? टैक्स। टैक्स क्या होता है? अब जैसे हम लोग कोई कमोडिटी इंपोर्ट करते हैं, नॉर्मली जो टैरिफ होता है वो इम्पोर्टेड आइटम्स में लगता है। जैसे हम कोई कमोडिटी इंपोर्ट कर रहे हैं तो इंपोर्ट करने में क्या लगता है? टैक्स लगता है। ठीक है, बाहर की कंट्री से जैसे हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें टैक्स लगता है। तो होता क्या था कि मान लीजिए चलिए इंडिया है ये, ठीक है, तो इंडिया, एक मिनट, हाँ, ये इंडिया है और ये है यूएसए। ठीक है, तो इंडिया ने जो यूएसए से आइटम आ रहे हैं उसमें टैरिफ लगा दिया। ठीक है, टैक्स लगा दिए। तो अब यूएसए खड़े तमाशा तो देखेगा नहीं। जो इंडियन आइटम्स है यूएसए में सेल हो रहे हैं उसमें भी यूएसए टैक्स लगाता था, टैरिफ लगाता था। तो इसकी वजह से क्या होता था? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों फर्क में आता था, दोनों में फर्क पड़ता था। जिस वजह से क्या हुआ कि टैरिफ रेस्ट्रिक्शन जो थे वो मॉडरेट कर दिए गए, बहुत ही कम कर दिए गए, और कई आइटम्स में तो टैरिफ वगैरह हटा ही लिए गए। ठीक है, अब क्या हुआ? इंस्टेड ऑफ पॉलिसी ऑफ द प्रोटेक्शन, गवर्नमेंट क्या करती थी पहले? इन जो इंडियन डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी उनको प्रोटेक्ट करती थी। उनको प्रोटेक्ट किससे करती थी? फॉरेन कंपटीशन से। फॉरेन कंपटीशन से कैसे? मैंने आपको बताया था, जैसे कि बाहर की कोई कंपनी यहाँ आके अपनी फर्म नहीं खोल सकती। अगर बाहर होता क्या है एक्चुअली में, जो हमारी इंडिया क्या डेवलपिंग कंट्री है, तो अगर बाहर की कंट्री आके यहाँ क्या कहते हैं फर्म खोलती है, 1991 के पहले मैं बात बता रहा हूँ, इस स्ट्रेटजी में गवर्नमेंट लाई करती थी। तो बाहर की कंट्री की जो फर्म है वो अगर आके यहाँ अपनी फर्म खोलेंगे तो वो क्या देंगी? कंपटीशन, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज की मार्केट इतनी एफिशिएंट होती नहीं है कि वो डेवलप कंट्री के प्रोडक्ट को कॉम्पीट कर सके। तो इस वजह से गवर्नमेंट क्या दे रही थी? प्रोटेक्शन देती थी इन सबको कि हाँ, नहीं नहीं नहीं, हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज ही सर्वाइव करेंगी, बाहर का कोई भी बंदा नहीं आ सकता इंडिया में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कुछ वगैरह नहीं होगा। ठीक है ना? तो अब क्या हुआ? अब गवर्नमेंट ने भाई प्रोटेक्शन की पॉलिसी खत्म कर दी। अब गवर्नमेंट ने बोला कि वही सर्वाइव होगा जो फिटेस्ट होगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, जो फिट होगा वही सर्वाइव कर पाएगा। मार्केट कंपटीशन हैज रिप्लेस द पॉलिसी ऑफ कोटास एंड टैरिफ। कोटास एंड टैरिफ, टैरिफ तो मतलब आप जानते ही टैक्स, और कोटास मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट फिक्स कर देती है कि इतना ही आप कमोडिटी इंपोर्ट कर सकते हैं। इतना मतलब एक कोटा बना देती है कि हाँ, इतनी कमोडिटी आप इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नॉर्मली इंपोर्ट आइटम्स पे लगाती है। तो कोटाज एंड टैरिफ ये सब रिप्लेस हो गया। अब मार्केट कंपटीशन चल रहा था। मार्केट में जिस चीज़ की डिमांड होगी उसका प्राइस बढ़ेगा, मार्केट ही हर चीज़ डिसाइड करेगी। मतलब एक तरीके से बोलिए मार्केट मैकेनिज्म चल रहा था। ठीक है ना? मार्केट कंपटीशन, मार्केट ही आज के टाइम क्या होता है भाई? मार्केट में किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है तो उसका प्राइस बढ़ जाता है। तो मार्केट ही आज के टाइम डिसाइड करती है कि उसका चीज़ का प्राइस क्या होगा। ठीक है, एफिशिएंसी डिपेंड्स ऑन द ग्रोथ। वही फर्म ग्रो होगी, वही कंट्री ग्रो होगी जो एफिशिएंट है। ठीक है, वही ग्रो कर पाएगी। ठीक है, नॉट सिंपली एक्सपेंशन, एक्सपेंशन नहीं, वही ग्रो कर पाएगी जो एफिशिएंट होगी। अब देखिए सेलिंग फीचर्स ऑफ द ट्रेड पॉलिसी आफ्टर लिबरलाइजेशन। जो हमारे यहाँ की ट्रेड पॉलिसी थी उसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं आफ्टर लिबरलाइजेशन। 1991 के बाद, लिबरलाइजेशन आने के बाद हमारे यहाँ की जो ट्रेड पॉलिसी थी उसके कुछ फीचर। सबसे पहली बात, इंपोर्ट कोटाज। जो गवर्नमेंट ने इंपोर्ट कोटाज लगा रखे थे कि बाहर से सिर्फ इतनी कमोडिटी खरीद सकते हैं, वो एबॉलिस्ट कर दिया गया। ठीक है ना? कोटाज मतलब आप समझ रहे हैं ना कि एक कोटा डिसाइडेड है कि इंडिया वाले बाहर से, यूएसए या कोई भी कंट्री से इतनी कमोडिटी खरीद सकते हैं। बट लिबरलाइजेशन आने के बाद ये सब एबॉलिश हो गया। जितनी मर्जी आपको भाई बाहर से खरीद लीजिए, अगर आपके पास पैसा है तो बाहर से खरीदिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिए दूसरी बात क्या है? इम्पोर्ट लाइसेंसिंग। एक्चुअली में क्या होता था कि जो जैसे हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते थे तो हमें पहले लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी। 1991 के मैं पहले की बात बता रहा हूँ। तो हुआ क्या? लाइसेंस को एबॉलिश करा गया, लाइसेंस सिस्टम। अब लाइसेंस वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी, गवर्नमेंट ने ये कहा। बट कुछ चीज़ों में पड़ेगी लाइसेंस की जरूरत। जैसे कि आप नॉन इन्वायरमेंट फ्रेंडली गुड्स खरीद रहे हैं जो कि हैजार्डियस हैं,
तो जैसे केमिकल वगैरह की आप चीज़ें खरीद रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या कहते हैं, लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना। अब देखिए क्या लिखा है, देयर इज अ मॉडरेशन इन रिडक्शन ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी। इम्पोर्ट ड्यूटी भी गवर्नमेंट ने कम करी, इम्पोर्ट ड्यूटी कम करी, क्यों कम करी? क्योंकि भाई अब होता क्या है, जैसे इम्पोर्ट ड्यूटी कम करी तो बाहर का प्रोडक्ट हमारी कंट्री में आएगा, हमारी कंट्री में बाहर का प्रोडक्ट आएगा तो वो क्या देगा, कंपटीशन देगा हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को। और कंपटीशन में ही, कंपटीशन जब मिलता है किसी भी फर्म को तो वो अच्छे से काम करती है। तो इस मोटिव से इनका इम्पोर्ट ड्यूटी कम कर दी गई थी कि बाहर का जब प्रोडक्ट यहाँ आएगा तो कंपटीशन देगा, कंपटीशन देगा तो ये अच्छे से थोड़ा काम कर सकेंगे। क्योंकि पहले क्या था, पहले बाहर की फर्म अलाउ नहीं थी, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज अपने मन मर्जी काम करते थे तो ये मॉडर्नाइज नहीं कर पा रहे थे। बट अब क्या हुआ, इम्पोर्ट ड्यूटी कम हुई, बाहर की चीज़ें आएंगी तो कंपटीशन देंगी तो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज अच्छे से थोड़ा काम करेंगी। तो रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटी हो गया कंपटीशन देने के लिए डोमेस्टिक मार्केट को, ताकि डोमेस्टिक मार्केट अच्छे से काम करें। एक्सपोर्ट ड्यूटी हैव बीन विथड्रॉन, एक्सपोर्ट में भी ड्यूटी लगती थी, सेल करने में भी ड्यूटी लगती थी भाई, यहाँ से कोई चीज़ें सेल होती थी तो उसमें भी ड्यूटी लगती थी, वो विड्रॉ हो गया। भाई जब एक्सपोर्ट में ड्यूटी लग जाएगी तो बाहर वो माल क्या कहते हैं, महंगा नहीं हो जाएगा। मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं बाहर और उसमें भी गवर्नमेंट टैक्स लेने लगी तो अब क्या कहते हैं, वो गुड्स जो है महंगा नहीं बिकेगा। और अगर सेल करने में एक्सपोर्ट ड्यूटी खत्म कर दी जाए, मतलब जो हम क्वांटिटी सेल कर रहे हैं उसमें अगर टैक्स ही ना लगे तो बाहर थोड़ा सस्ते दाम पे बिकेगी। तो इससे क्या होगा, कंपटीशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा फॉरेन फर्म्स को। तो वही बात लिखी कि एक्सपोर्ट ड्यूटी विड्रॉ कर ली गई जिससे कंपटीशन दे सके इंडियन गुड्स इंटरनेशनल मार्केट में। मतलब आप बात समझ रहे होंगे, ठीक है ना। ब्रीफली, ट्रेड पॉलिसी अंडर आफ्टर लिबरलाइजेशन इज टू फैसिलिटेट इंटीग्रेशन इन द इंडियन मार्केट। इसका मतलब ये है कि ट्रेड पॉलिसी जो लिबरलाइजेशन के बाद आई वो क्या फैसिलिटेट कर रही थी, इंटीग्रेशन। मतलब इंटीग्रेशन मतलब होता है ऐड होना सबका, ठीक है। तो इंडियन मार्केट को इंटीग्रेशन मतलब साथ में रहे इंडियन मार्केट विद द ग्लोबल मार्केट। इंडियन मार्केट ग्लोबल मार्केट के साथ बिल्कुल एक इंटीग्रेट रहे, कंबाइन रहे विद अ व्यू टू अचीविंग ग्रोथ थ्रू कंपटीशन रेदर देन प्रोटेक्शन। तो मतलब बोलने का मतलब है कि लिबरलाइजेशन इसलिए आया ताकि इंडियन मार्केट ग्लोबल मार्केट के साथ साथ काम कर सके, इंटीग्रेट कर सके और ग्रोथ अचीव कर सके कंपटीशन के थ्रू। जो कंपटीशन मिलता है तो फर्म बहुत अच्छे से काम करती है रेदर देन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन पहले मिलता था तो बहुत अच्छे से काम नहीं, क्योंकि प्रोडक्शन जब मिल जाता तो हमें तो पता ही होता है कि और फर्म कोई आने वाली नहीं है इंडिया में, तो हमें जब जैसे मन है वैसे काम करें। बट अब हमें पता है कि अगर हम अच्छे से काम नहीं करेंगे तो कोई और फर्म आ जाएगी और हमारी जगह ले लेगी। तो कंपटीशन में मॉडर्नाइजेशन, कंपटीशन में बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, ठीक है। ये क्या लिखा है, डोंट कंफ्यूज लिबरलाइजेशन विद द लेजिस फेयर सिस्टम। देखिए लेजिस फेयर सिस्टम अलग होता है, लिबरलाइजेशन अलग होता है। लेजिस फेयर सिस्टम क्या होता है, लेजिस फेयर सिस्टम मतलब होता है जहां कोई भी गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता है। देखिए मैं बता रहा हूँ, लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लेजिस फेयर। इट वट इज सिस्टम इन विच देयर इज नो इंटरवेंशन बाय द स्टेट। लेजिस फेयर वो सिस्टम होता है जिसमें स्टेट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। स्टेट मतलब गवर्नमेंट, ठीक है। स्टेट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है किसमें, फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी में, ठीक है। ऑल डिसीजन रिलेटिंग टू एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जितना भी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज को कहाँ लगाना है, गुड्स एंड सर्विसेज रिसोर्सेज एंड द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस आर टेकन बाय द प्रोड्यूसर। जितना भी डिसीजन होता है वो सब कौन लेता है, लेजिस फेयर इकोनॉमी में, लेजिस फेयर सिस्टम में जितना भी डिसीजन होता है वो प्रोड्यूसर लेता है, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं रहता है। ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट, और प्रोड्यूसर भी भाई अब आप अगर प्रोड्यूसर हैं तो आप अगर प्रोड्यूसर हैं तो आप गुड्स वगैरह कहाँ लगाएंगे, गुड्स वगैरह किन चीज़ों को प्रोडक्शन करेंगे, जिनकी डिमांड और सप्लाई ज़्यादा हो रही होगी, जिनकी डिमांड ज़्यादा हो रही होगी उन चीज़ों का आप प्रोडक्शन करेंगे। तो बोलने का मतलब ये है कि लेजिस फेयर इकोनॉमी में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं रहता है, प्रोड्यूसर ही मेन रोल प्ले करते हैं और प्रोड्यूसर भी डिमांड और सप्लाई को देख के ही चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं। अब देखिए क्या लिखा है, रोल ऑफ द गवर्नमेंट इज रेस्ट्रिक्टेड जस्ट टू मेंटेनेंस ऑफ लॉ। लेजिस फेयर सिस्टम में क्या होता है, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है, बस गवर्नमेंट का ये काम होता है कि गवर्नमेंट कंट्री का लॉ एंड ऑर्डर और डिफेंस ऑफ द कंट्री मेंटेन करके रखे, बाहर के एग्रेशन से, एक्सटर्नल एग्रेशन से हमें बचा के रखे बस। इट इज नथिंग बियॉन्ड द नाइट वॉचमैन ऑफ द कंट्री। वही बात है कि नाइट वॉचमैन की तरह काम करती है, बाकी सारे मेजर डिसीजन जो क्या प्रोडक्शन करना है क्या नहीं करना है, क्या कहाँ रिसोर्सेस लगाने कहाँ नहीं लगाने हैं, तो वो सब कौन लेता है, वो सब प्राइवेट प्रोड्यूसर लेता है। ये तो मैंने लेजिस फेयर सिस्टम की बात बताई। अब लिबरलाइजेशन में क्या होता है, लिबरलाइजेशन इज शुड नॉट बी कंफ्यूज विद लेजिस फेयर सिस्टम। लिबरलाइजेशन और लेजिस फेयर अलग अलग सिस्टम है। लिबरलाइजेशन ओनली इम्प्लाइज सिचुएशन वेयर द गवर्नमेंट अलाउ ग्रेटर डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर। लिबरलाइजेशन में क्या होता है कि
वो ऐसी सिचुएशन है जिसमें गवर्नमेंट क्या करती है, अलाउ करती फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी किसको, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को, इन मैटर रिलेटेड टू द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। थोड़ा मतलब फ्रीडम देती है कि प्राइवेट वाले और प्राइवेट जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको क्या कहते हैं, थोड़ा फ्रीडम देती है कि वो डिसीजन ले सकते हैं रिगार्डिंग प्रोडक्शन। ठीक है ना। तो इलस्ट्रेट, जैसे कि इलस्ट्रेट करें, Pursuing the policy of liberalization, the government may abolish licensing registration of the enterprise as an essential requirement। वही बात लिखी है कि जैसे मान लीजिए कि पॉलिसी लिबरलाइजेशन के अंडर गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने लाइसेंस सिस्टम खत्म कर दिया, अब रजिस्ट्रेशन सिस्टम खत्म कर दिया कि अभी कोई भी न्यू फर्म जैसे बनती है तो उसे लाइसेंस वगैरह लेने की जरूरत नहीं है इनिशियल शुरुआती स्टेजेस में। तो लाइकवाइज द गवर्नमेंट में लिबरलाइज और अबॉलिश लिमिट इन दी प्रोडक्शन कैपेसिटी। और गवर्नमेंट ये भी कर सकती है कि प्रोडक्शन कैपेसिटी में भी अबॉलिश कर सकती है लिमिट की। पहले क्या था कि इतना ही प्रोडक्शन कर सकते थे 1991 के पहले, बट अब क्या है कि अब प्रोडक्शन कैपेसिटी के में आपकी लिमिट नहीं है, अब गवर्नमेंट ने लिमिट हटा रखी है। बट ऑल दिस कॉन्सनेंस विद डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द गवर्नमेंट। बट ये सब कैसे हो रहा है, ये जो लिबरलाइजेशन में जो भी काम हो रहा है वो हाँ गवर्नमेंट डायरेक्ट पार्टिसिपेशन लेती है, गवर्नमेंट मेजर डिसीजन लेती है। ठीक है ना। तो वही आज लिखा है कि पार्टिसिपेशन, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द गवर्नमेंट इन प्रोडक्शन एक्टिविटी, दस लिबरलाइजेशन डज नॉट एक्सक्लूड गवर्नमेंट। तो लिबरलाइजेशन में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं खत्म होता है, गवर्नमेंट बीच बीच में मेजर डिसीजन लेती रहती है। ठीक है ना। तो वही यहाँ लिखा है। और लेजिस्लेचर में सीधे सीधे गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता, बस लॉ एंड ऑर्डर। गवर्नमेंट डिसीजन भी नहीं लेती कितना प्रोड्यूस होगा कितना नहीं होगा। तो लिबरलाइजेशन में ज़्यादा कंट्रोल रहता है गवर्नमेंट का, और लेजिस्लेचर सिस्टम में बहुत ही कम कंट्रोल रहता है, ये समझिए आप। तो the liberalization does not include, it does not rule out the existence of check and control by the government। बीच बीच में गवर्नमेंट चेक एंड कंट्रोल करती रहती। it only implies greater degree of freedom to private entrepreneur in deciding the area of economic activity and expanding the scale of production। लिबरलाइजेशन में सिर्फ क्या होता है कि इतनी फ्रीडम रहती है कि अपनी वो इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ा सकें और स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा सकें, बस इतनी फ्रीडम रहती है। लिबरलाइजेशन में मेजर डिसीजन गवर्नमेंट लेती है, बट लेजिस्लेचर सिस्टम में मेजर डिसीजन गवर्नमेंट नहीं लेती है, प्राइवेट प्रोड्यूसर लेते हैं। गवर्नमेंट का सिर्फ काम होता है वहाँ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, जैसे कि मैंने अभी बताया था। ठीक है ना। तो लेजिस्लेचर और लिबरलाइजेशन में क्या फ़र्क है आप समझ होंगे। लेजिस्लेचर में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं रहता, लिबरलाइजेशन में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन रहता है। ठीक है। अब देखिए प्राइवेटाइजेशन समझते हैं। प्राइवेटाइजेशन मतलब क्या है। प्राइवेटाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग द प्राइवेट सेक्टर इन द ओनरशिप और ऑपरेशन ऑफ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज। प्राइवेट मतलब होता है, प्राइवेटाइजेशन मतलब होता है कि प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना। कहाँ इन्वॉल्व करना, स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस में। जो गवर्नमेंट की कंपनीज है वहाँ किसको इन्वॉल्व करना, प्राइवेट सेक्टर को, तो वो प्राइवेटाइजेशन हो जाता है। ठीक है। अब देखिए थोड़ा इसको और डिटेल पढ़ते हैं। इट इम्प्लाइज ग्रेजुअल विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट ओनरशिप। इसका मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट अपनी ओनरशिप विड्रॉ कर लेती है फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है, गवर्नमेंट अपनी जो ओनरशिप होती है, जो उसकी कंपनी में ओनरशिप रहती है, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस में जो ओनरशिप रहती है वो गवर्नमेंट विड्रॉ कर लेती है। क्यों विड्रॉ करती है, क्योंकि जब उसे गवर्नमेंट इंटरप्राइजेस को सेल करना होता है तब वो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को सेल कर देती है। जब भाई गवर्नमेंट को कोई चीज़ सेल करनी है अपनी, तो वो क्या करती है, अपनी ओनरशिप को विड्रॉ करके प्राइवेट बंदे को बेच देती है। और ये दूसरा कंडीशन ये होती है कि विड्रॉल ऑफ द गवर्नमेंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट फ्रॉम द मिक्स्ड इंटरप्राइजेस। The enterprises jointly owned and managed by the government and the private entrepreneur। जो कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो गवर्नमेंट भी चलाती है और प्राइवेट लोग भी चलाते हैं। तो उसमें क्या होता है, जैसे गवर्नमेंट भी चला रही है प्राइवेट लोग भी चला रहे हैं, तो उसमें क्या होता है गवर्नमेंट अपनी ओनरशिप को विड्रॉ कर लेती है, तो पूरी पूरी वो कंपनी प्राइवेट को सेल कर देती है। ठीक है ना। तो मतलब वही बात बोल रहा है कि जैसे कुछ कंपनियां होती हैं मिक्स्ड सिस्टम में चलती हैं, मिक्स्ड इंटरप्राइजेस रहती हैं, जो गवर्नमेंट भी चलाती है और प्राइवेट एंटरप्रेन्योर, तो उसमें से गवर्नमेंट अपनी पार्ट का सेल कर देती है, तो वो पूरी पूरी क्या बन जाती है, पूरी वो प्राइवेट बन जाती है। ठीक है। तो दो कंडीशन प्राइवेटाइजेशन होता है, मतलब इन टू वे, दो तरीके से होता है। जब गवर्नमेंट अपनी कंपनी का पार्ट सेल कर देती है, जैसे पूरी पूरी गवर्नमेंट की कंपनी है वो सेल कर दिया प्राइवेट को, और जब क्या कहते हैं पार्टनरशिप में थी गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के, तो गवर्नमेंट ने अपना हिस्सा बेच दिया तो प्राइवेट की हो गई। ठीक है ना। अब देखिए डिसइन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब होता है जब गवर्नमेंट अपनी एसेट्स को सेल कर देती है, गवर्नमेंट अपनी एसेट्स को सेल कर देती है। जैसे गवर्नमेंट अभी एयर इंडिया सेल कर रही है। ठीक है। गवर्नमेंट अपनी जो भी उसकी कंपनीज है, नवरत्न, भेल गेल, इन सब का कुछ कुछ पार्ट सेल कर देती है। तो जब गवर्नमेंट अपनी एसेट्स को सेल करती है, गवर्नमेंट क्या मैंने बोल रहा हूँ, जब गवर्नमेंट अपनी एसेट्स को सेल करती है उससे हम क्या बोलते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट।
तो लिखा है डिसइन्वेस्टमेंट। अब जब गवर्नमेंट अपनी एसेट्स को सेल करेगी, किसको सेल करेगी भाई, ऐसे किसी को तो सेल नहीं करेगी। तो जब गवर्नमेंट अपनी एसेट्स को किसी प्राइवेट बंदे को सेल कर देती है तो उसे हम बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। तो डिसइन्वेस्टमेंट इज द पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट टू प्रमोट प्राइवेटाइजेशन। डिसइन्वेस्टमेंट क्यों करा जाता है, प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करने के लिए, प्राइवेटाइजेशन बढ़े, ताकि इस वजह से गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करती है। 2-3 रीजन की वजह से करती है डिसइन्वेस्टमेंट। सबसे पहली बात, डिसइन्वेस्टमेंट इसलिए होता है कि गवर्नमेंट अपनी एसेट्स क्यों सेल करती है, गवर्नमेंट अपनी एसेट इसलिए सेल करती है जब गवर्नमेंट के पास पैसे की कमी होती है। दूसरा, गवर्नमेंट अपनी एसेट्स को इसलिए सेल करती है, जैसे कोई पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस हैं, कुछ गवर्नमेंट की कंपनीज हैं, वो अच्छे से काम नहीं कर रही हैं, लॉस में जा रही हैं, जैसे कि अभी हुआ भी, एयर इंडिया लॉस में जा रही थी, तो गवर्नमेंट ने उसे सेल करना ही अच्छा समझा। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, जब उसकी कंपनियां लॉस में जा रही होती हैं तो उनको वो सेल करना ज़्यादा अच्छे से समझती है, और जब गवर्नमेंट के पास पैसे की कमी होती है तब भी वो डिसइन्वेस्टमेंट ही करती है। तो डिसइन्वेस्टमेंट 2 तरीके में करा जाता है, जब गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू कमा रहा हो, पैसा कमा रहा हो, तो डिसइन्वेस्टमेंट करती है, और जब उसे क्या कहते हैं कि लॉस, उसकी जो कंपनी है लॉस इनकर कर रही है, तो उसको वो डिसइन्वेस्ट कर देती है। अब देखिए क्या लिखा है, इट अकर्स व्हेन द गवर्नमेंट, देखिए यहाँ लिखा है, इट अकर्स व्हेन द गवर्नमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट कब होता है, जब गवर्नमेंट सेल द शेयर कैपिटल ऑफ पीएसयूज, जो गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होती हैं वो प्राइवेट इन्वेस्टर को बेच देती है, तो वो डिसइन्वेस्टमेंट होता है। आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट इज द सेम एज द इन केस ऑफ प्राइवेटाइजेशन। जो आर्ग्यूमेंट है डिसइन्वेस्टमेंट के फेवर में, वो सेम है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन क्यों करा जाता है, मॉडर्नाइजेशन के लिए, ताकि अच्छे से ग्रोथ हो सके, तो जिस वजह से क्या कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट भी करा जाता है। अब देखिए, इट इज टेकन एज रेमेडियल मेजर टू इम्प्रूव प्रोडक्शन एंड मैनेजियल एफिशिएंसी। डिसइन्वेस्टमेंट क्यों करा जाता है, मैंने अभी बताया, डिसइन्वेस्टमेंट इसलिए करा जाता है ताकि हमें प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ सके, हमारी मैनेजियल एफिशिएंसी बढ़ सके, एज वेल एज फैसिलिटेट मॉडर्नाइजेशन, हम मॉडर्नाइजेशन अचीव कर सकें। तो वही बात है, सिंपल सी बात, होता गया है कि जैसे माना जाता है कि पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस जो होती हैं, जो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं, उनमें उतना मॉडर्नाइजेशन नहीं होता है, उनमें मैनेजियल एफिशिएंसी नहीं होती, बहुत अच्छे अच्छे स्किलफुल मैनेजर्स नहीं होते हैं, मतलब आता है उनको बट अच्छे से परफॉर्म नहीं करते हैं, और प्रोडक्शन कैपेसिटी भी उतनी उनकी अच्छी नहीं होती है। तो प्राइवेटाइजेशन तभी करा जाता है ताकि हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ सके, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ सके, मैनेजियल एफिशिएंसी, मैनेजर काफ़ी एफिशिएंट हो, मैनेजियल कैपेसिटी बहुत बढ़िया हो, और मॉडर्नाइजेशन के पर्पज से करा जाता है। ठीक है, ऑफ कोर्स दिस इन्वेस्टमेंट ऑल्सो, और मैंने आपको बताया, देखिए, डिस इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो यूज एज अ मीन्स टू मैनेज फिजिकल डेफिसिट ऑफ द गवर्नमेंट। डिस इन्वेस्टमेंट इसलिए भी करा जाता है जब गवर्नमेंट का फिजिकल डेफिसिट हो जाता है। फिजिकल डेफिसिट मतलब समझते हैं आप, जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, जो गवर्नमेंट का खर्चा है, एक मिनट, फिजिकल डेफिसिट मतलब होता है जब गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा हो जाता है गवर्नमेंट के रेवेन्यू से। ठीक है, तो तब डिसइन्वेस्टमेंट करा जाता है। वही बात है, मतलब कि जब गवर्नमेंट खर्चा ज़्यादा कर रही है और गवर्नमेंट की इनकम कम है, तो गवर्नमेंट पैसा कहाँ से लाएगी, डिसइन्वेस्टमेंट करके। तो गवर्नमेंट का जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है, रेवेन्यू कम होता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, डिसइन्वेस्टमेंट करती है। नीड फॉर प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी, प्राइवेट से ये जो पीएसयूज थे, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थी, उनको प्राइवेटाइजेशन करने की जरूरत क्या पड़ी। ठीक है, नीड फॉर प्राइवेटाइजेशन। अब देखिए क्या लिखा है, द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द सेकंड 5 ईयर प्लान। जो हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब इंडस्ट्रीज अच्छे से सेटअप हों, इंडस्ट्रीज बढ़ें, तो वो क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन कब आया हुआ था, सेकंड 5 ईयर प्लान। सेकंड 5 ईयर प्लान कब से कब तक चला था, सेकंड 5 ईयर प्लान चला था 1956 से 61। ठीक है, इतना ही चला था। ठीक है, तो 1956 से 61 जो सेकंड 5 ईयर प्लान था, उसमें मेन फोकस किस में करा गया, उसमें मेन फोकस करा गया इंडस्ट्रियलाइजेशन में। दूसरी बात है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन आया था एक 1956 में। 1956 में जो इंडस्ट्री पॉलिसी रिजोल्यूशन जो आया था, क्लियरली एंड कैटेगरली स्टेटेड द सिग्निफिकेंस ऑफ पीएसयूज इन द प्रोसेस। उसने बताया कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बहुत ही ज़्यादा जरूरी है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसेस में। ठीक है, It is beyond doubt, it is beyond doubt that it was through the spread of PSU that India could diversify the industrial base between the period of 1951 to 1991। बोल रहा है कि जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन आया, उसने तो पहली बात ये बोला कि पीएसयू बहुत ज़्यादा जरूरी है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है हमारी कंट्री के ग्रोथ के लिए। और दूसरी बात इसने ये बोली कि पीएसयूज जो इस्टेब्लिश हुए थे 1956 में, जो पीएसयूज इस्टेब्लिश हुए थे 1956 में, वो उन्होंने हमारी कंट्री में इंडस्ट्रियल बेस एक अच्छा कर दिया था, इंडस्ट्रियल बेस तैयार कर दिया था 1951 से 1991। मतलब कि बोलने का मतलब है कि पीएसयू जब गवर्नमेंट की कंपनी सेटअप हुई तो उसने हमारी कंट्री में एक इंडस्ट्रियल बेस तैयार कर दिया था, इंडस्ट्रियल बेस तैयार कर दिया था, हमारी कंट्री में इंडस्ट्रीज आ गई थी काफ़ी। ठीक है, तो
इससे मतलब ये मतलब कहने का है कि एक्चुअली में इंडिपेंडेंस के पहले तो क्या था, इंडिपेंडेंस के पहले तो हमारे यहाँ कोई भी इंडस्ट्रीज नहीं थी, नॉर्मली बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट इंडस्ट्री नहीं थी, छोटी मोटी थी। बट एक इंडस्ट्रियल बेस कब आया, जब इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन आया, जब गवर्नमेंट ने पीएसयूज बनाई, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बनाई। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जैसे गेल बेल, ये सब आपने नाम सुना होगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हाँ, हेल बेल गेल, ये सब नवरत्न हैं, मैं इनको अभी आगे बताऊंगा। अब देखिए, इट वाज अकाउंट ऑन द स्प्रेड ऑफ पीएसयू दैट द इंडियन इकोनॉमी अंडरवेंट अ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बनने की वजह से जो इंडियन इकोनॉमी में काफी ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आया, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन आया। पीपल स्टार्टेड शिफ्टिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री। हम लोग मेनली किस में रिलाई करते थे, हम लोग एग्रीकल्चर में मेन डिपेंड थे। अब जब पीएसयूज बन गए तो लोगों ने क्या कहते हैं कि एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल सेक्टर में जाने लगे, एंड देयर वाज अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन परसेंटेज कंट्रीब्यूशन। और इंडस्ट्रियल सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ा। जीडीपी क्या होता है आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। तो मतलब बोलने का मतलब है, इंडस्ट्रीज बनने से सबसे पहली बात तो हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर में लेबर था वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में जाने लगा, और दूसरी बात हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में बहुत ज़्यादा बढ़ा। पीएसयूज गेम सब नवरत्न, पीएसयूज ने कुछ नवरत्न दिए। नवरत्न मतलब क्या कहते हैं, जो बहुत ही एफिशिएंट कंपनीज थी, बहुत ही अच्छी कंपनी थी, जिनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत ज़्यादा थी, टर्नओवर बहुत ज़्यादा था। नवरत्न मतलब नौ हीरे ऐसे टाइप के, ठीक है। 9 ज्वेल्स ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री बिसाइड्स अ होस्ट ऑफ मिनी रत्न। कुछ मिनी रत्न भी गवर्नमेंट ने बनाए थे, अभी उनकी एक लिस्ट है, मैं बताऊंगा। नवरत्न मतलब इतना समझिए आप कि बहुत जो अच्छी कंपनीज थी, गवर्नमेंट की जो टॉप लेवल की कंपनियां थी, तो वो उनको नवरत्न बोलते हैं, ठीक है। ग्रेजुअली मोस्ट, अब देखिए, ग्रेजुअली मोस्ट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टर्न इनटू अ सोशल डेडवेट। अब क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट की कुछ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थी, जो गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थी, वो सोशल डेडवेट में कन्वर्ट हो गए। सोशल डेडवेट मतलब क्या होता है, एक बर्डन, मतलब एक उनको अच्छे से यूटिलाइजेशन नहीं करा जा रहा था, एक डेड वेट हो गया कि सोशल, मतलब कि गवर्नमेंट के लिए एक बर्डन वो बन गए, और क्या कहते हैं, उनका यूटिलाइजेशन अच्छे से नहीं करा जा रहा था, जिसकी वजह से माउंटिंग लॉस ऑफ पीएसयू बिकेम अनसस्टेनेबल, और जिसकी वजह से उसमें लॉसेस भी काफ़ी ज़्यादा होने लगे, वो अनसस्टेनेबल हो गया था, मतलब उनको संभालना बहुत ही मुश्किल हो गया था, और एक स्ट्रेचिक नहीं, लॉस दिन का दिन बढ़ता जा रहा था। अब क्या हुआ, ये सब अब बताने लगा कि दिक्कतें क्या क्या होने लगी। लीकेज होने लगा पैसा, क्या कहते हैं, लीकेज हो रहा है, जो पैसा आ रहा है प्रॉफिट होके वो प्रोडक्शन में नहीं लगाया जा रहा है। पिलफरेज होने लगी, चोरी होने लगी, इनएफिशिएंसी होने लगी, करप्शन होने लगा, जिसकी वजह से सबसे पहली बात, ये चारों चीजें अपने चरम पे हो गए। रैंपेंट मतलब होता है चरम पे। पीएसयू में ये सब चीजें बहुत ज्यादा होने लगी। गवर्नमेंट की जो इंटरप्राइजेस थी, इन सब चीजों में, जो गवर्नमेंट की इंटरप्राइजेस थी, उसमें ये लीकेज, पिलफरेज, इनएफिशिएंसी, पिलफरेज मतलब होता है चोरी, इनएफिशिएंसी, बहुत ही इनएफिशिएंट हो गया, करप्शन होने लगा, जिसकी वजह से पीएसयू का लास्ट सॉल्यूशन क्या बचा कि उसे अब प्राइवेटाइजेशन ही कर दिया जाए, प्राइवेट सेलर को सेल कर दिया जाए, ठीक है ना। क्योंकि ये सब चीजें होने लगी, लीकेज होने लगा, पिलफरेज होने लगा, जो प्रॉफिट होके प्रॉफिट होता था इन लोगों को, वो प्रोडक्शन में नहीं लगाने लगे, उसको लीक करते थे। मतलब लीकेज मतलब जैसे आपने 10 रुपए कमाए, 10 रुपए आपने खर्च कर दिए, तो वो लीकेज नहीं हुआ। और 10 रुपए आपने कमाए, 5 रुपए आपने सेविंग कर लिया, तो वो लीकेज हो गया कि इकोनॉमी से वो 5 रुपए चला गया ना, ठीक है ना, तो वो लीकेज वगैरह ये सब होने लगे थे, ठीक है। अब देखिए, अकॉर्डिंगली 1991 में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हुआ, तो गवर्नमेंट डिसाइडेड टू फेज आउट पब्लिक इंटरप्राइजेस बाय सेलिंग इट्स इक्विटी टू द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर। तो गवर्नमेंट डिसाइड करा कि जो भी पीएसयूज लॉस इनकर कर रही हैं, उनका शेयर बेच दिया जाए, किसको, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को। प्राइवेटाइजेशन वाज टू रिप्लेस पब्लिक ओनरशिप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ एंटरप्राइज। तो गवर्नमेंट ने लार्ज नंबर ऑफ एंटरप्राइज को प्राइवेटाइजेशन करा। क्यों करा, क्योंकि इनमें लॉस बहुत हो रहा था, लीकेज भी होने लगे, पिलफरेज, ये सब आप रीजन लिखेंगे। प्राइवेटाइजेशन क्यों होने लगा, क्योंकि लीकेज होने लगा, पिलफरेज इनएफिशिएंट तरीके से परफॉर्म करने लगी, करप्शन होने लगा, सोशल डेड वेट बन गया था गवर्नमेंट के लिए। हाउएवर इन द व्यू ऑफ एफिशिएंट परफॉर्मेंस, और जो गवर्नमेंट की जो एफिशिएंट परफॉर्मेंस थी, मतलब जो गवर्नमेंट की एफिशिएंट परफॉर्म कर रही थी कंपनीज, जैसे नवरत्न थी, वर टू बी रिटेन, और जो गवर्नमेंट की बहुत अच्छी कंपनियां परफॉर्म कर रही थी, उनको गवर्नमेंट ने अपने पास ही रहने दिया। मतलब हर कंपनी को गवर्नमेंट ने नहीं बेचा, जो बहुत ही लॉस इनकर कर रही थी उनको बेचा। तो आज के टाइम भी वही हो रहा है कि गवर्नमेंट हर अपनी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को नहीं बेच रही, जो लॉस बहुत ही ज़्यादा इनकर कर रही हैं उनको बेच रहे, ठीक है। तो नवरत्न जो थे, जो गवर्नमेंट के नवरत्न हैं, वो गवर्नमेंट ने अपने पास ही रखे। द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू अपग्रेड, और गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कि इन नवरत्न को वो क्या करेंगे, अपग्रेड करेंगे, उनको और ज़्यादा फ्रीडम देंगे, और जिसकी वजह से उनकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ बढ़े, ठीक है ना। जैसे कि नवरत्न मैं आपको बता ही देता हूँ, जैसे ये सब है नवरत्न,
ये जो आपको कंपनियां देख रहे हैं ये सब नवरत्न है। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, ओएनजीसी, सेल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भेल, आईपीसीएल, बीएसएनएल, विदेश संचार निगम लिमिटेड और एनटीपीसी, ये सारी हमारी क्या है, नवरत्न है। इनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत ज़्यादा है, इनका टर्नओवर बहुत ज़्यादा है, तो इन फर्म्स को गवर्नमेंट ने क्या करा, प्राइवेटाइजेशन नहीं करा था उस टाइम, ठीक है, प्राइवेट सेलर को नहीं सेल करा था, ठीक है। तो आज बस इतना ही रहने दीजिए, आई थिंक बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग गौरव इकोनॉमिक क्लासेस।